ये शिलालेख मतलब मजबूत भी है। हाँ, काफी पुरानी लग रहा है बेटा। अरे बहुत प्राचीन, मतलब यही समझ लो राजा रजवाड़ों की हो। पहले ये कलाकारी देखो आप, कि ना तो सीमेंट इसमें ना कुछ भी, ये सब चूना और गारे और पत्थर से पत्थरों की पूरी डिजाइन है। अच्छा राजकुमार जी, का है जो है स्थान का नाम का है? इसका यहाँ बताया जाता है, वैसे बताते हैं कि आला उदल की बैठक है जी। ये आला उदल महोबा से यहाँ बैठक के लिए आते थे। हाँ, इस तरह का यहाँ काफी पुराना है, यहाँ के लोगों ने बताया है, तो बताने के अनुसार तो यही है। और ये इसके ठीक पीछे यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल तालाब हुआ करता था। हाँ। ये यहाँ और जैसे ये देख रहा है, ये विशाल पूरा विशाल तालाब था, लेकिन फिर धीरे धीरे खेतों में परिवर्तित हो गया है। क्योंकि हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही श्रीकांत, मदनपुर की अगर हम जब चर्चा करें तो मदनपुर वास्तविकता में लोगों के लिए आज भी पहेली है। हम जैसे लोग कहूँ आओ, मतलब तो पहली बार ही आए, तुम्हारे सहयोग से होगा। मदनपुर में का ऐसी चीजें हैं, राजकुमार जी आप नौकरी कर रहे, का ऐसी चीजें? मदनपुर में जहाँ तक है, ये सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर है, ललितपुर जनपद की सीमा का आखिरी हिस्सा। इसके बाद आपको सीधा मध्य प्रदेश जिला सागर की सीमा शुरू हो जाएगी। चूंकि ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे फैली हुई हैं, तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से इसका अपना अलग महत्व है। कई ऐसे प्राकृतिक झरने हैं, बारिश के समय में कई बीच बीच में यहाँ से कुछ दूरी पे दिदोनिया से मुड़ेंगे, या आप नारायण रोड से भी आ जाए, पटना पारौल वगैरह होते हुए, तो पांडव वन एक बहुत प्राचीन स्थल है। पांडव जी ने अज्ञातवास, पांडव जो थे यहाँ पे जब उनको वनवास काट रहे थे, तो यहाँ बताते हैं, एक बहुत अच्छा बताते हैं कि यहाँ उन्होंने आकर वनवास काटा था, कुछ समय बिताया था। उसी स्थान पर वो बने हुआ है, बहुत अच्छा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, भी बनी हुई है, और झरना भी है। पानी कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं आता, और 12 महीने पानी आता है। और उस जल स्रोत का हम बता रहे हैं सौरभ जी, उसकी जल स्रोत की ये मान्यता है कि वो वहाँ का जो जल होता है, पहली बार तो बहुत ज्यादा मीठा रहता है। वहाँ पे पानी का अन्य कोई स्रोत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, मेला लगता है, तो वो पूरी पानी की पेयजलापूर्ति उसी जल स्रोत से होती थी। हालांकि कुछ समय पहले वहाँ पे विधायक निधि से या बोर वगैरह हुई है, तो पानी के अन्य स्रोत आ गए हैं, लेकिन पूरा उसी से। और उस पानी की ऐसी मान्यता है कि अगर कहीं पे इल्ली लग जाए फसलों में, या कोई रोग लग जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, तो फसलों पे किनारे से खेतों में वो छिड़काव कर देते हैं किसान, तो उनकी मान्यता है वो रोग। राजनीतिक दृष्टिकोण से मदनपुर को का वेटेज? राजनीतिक आप लगातार कवरेज भी कर, क्षेत्र में अच्छे सक्रिय बड़े पत्रकार हो, सक्रिय पत्रकार बड़े नहीं कह रहे हैं, नहीं अपन तो छोटे मोटे सक्रिय पत्रकार लगनशीलता के साथ काम कर। मदनपुर आप कई बार आए भी हो, राजनीतिक नाम है मदनपुर को, वेटेज है, का है कारण? देखो, हम तो हालांकि जब से होश संभाला है सौरभ भैया, तब से हमने यही देखा है कि मदनपुर का राजनीतिक रसूख बहुत रहा है। एक समय ऐसा था कि जब राजनीतिक क्षेत्र में जनपद की राजनीति एक छोर से संभालते थे बुंदेला बंधु, और दूसरा उनसे अगर कोई प्रतिस्पर्धा या कहें कि कड़ा प्रतिद्वंदी, तो वो यहाँ से होते थे दीवान परिवार, यहाँ का लोधी परिवार है। हाँ। जिनके वंशज अब हैं बड़े भैया देवेंद्र सिंह रहे हैं। 6 बार उन्होंने महरौनी विधानसभा से चुनाव लड़ा, 3 बार उन्हें जीत का स्वाद भी उन्होंने चखा है। और विक्रम सिंह जी जो कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, अभी उनके दुखद निधन हो गया था कोरोना काल में। उनके पुत्र दिग्विजय मोंटी भैया सक्रिय है। और एक और नाम था, एक ऐसे बाहुबली का नाम यहाँ पे रहा है, महेंद्र सिंह। ऐसी कहावत थी, ऐसा लोगों का कहना था, अगर महेंद्र सिंह की आंख से चश्मा ऐसा उतर गया तो वहां पे मर्डर हो गया। उनके एक बनाए हैं यही रोड पे, एक बड़ी प्राचीन हवेली टाइप नुमा है, किला है, या यूं कहें कि कोई जैसे राजा रजवाड़ों के किले, तो वहां पे उन्हीं का एक छत्र राज्य चलता था। और वहां पे आपराधिक कृत्यों के लिए भी वो जन चर्चाओं में रहा। राम जाने पर्दे के पीछे की सत्यता क्या है, वो जांच की बात है, पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन उसमें भी चर्चित रहा। वहाँ कुंड बताते हैं पहले बुजुर्ग कि वहाँ पे कुंड हुआ करता था, उसमें मगरमच्छ पाले गए थे,
और अब उनका क्या उपयोग होता था, अच्छा, उसको लेके कई चर्चा राजकुमार जी, व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या व्यापार बिजनेस है, लोग कैसे, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने बड़े गांव है, कितने क्षेत्र हैं आपके थाना क्षेत्र में? हमारे थाना क्षेत्र में 16 गांव हैं और 6 मजरे हैं। कोई बहुत छोटा सा वो है थाना क्षेत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर पत्थरों का जो तोड़कर वो चट्टानें जो छतों पर बिछाई जाती थी, सिर्फ उसी का ही यहाँ पर ज़्यादातर काम होता है। व्यापार बिजनेस वही है। व्यापार बिजनेस अधिकतर लोगों का भरण पोषण उसी से होता है। और जो यहाँ पे लीज पे ले लेते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो अपना लीज पे लेकर उस पर, और लेबर मजदूर वगैरह यही सब का साथ। क्राइम रेशियो क्या है? क्राइम का कहीं कोई नहीं आता कि थाने में कंप्लेंट करने वाले नहीं आते हैं? नहीं, क्राइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जो उसी पर निर्भर थे पत्थरों का। और जब से ये बंद हो जाती हैं या बरसात हो जाती है तो लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए दूसरी जगह बाहर अपने शहरों में निकल जाते हैं। और खेती भी यहाँ लोगों के पास कम है, और उसी हिसाब से कुछ लोग हैं खेती, तो खेती पे भी अपना भरण पोषण करते हैं। दूसरी चीज एक और है सौरभ भाई, चूंकि ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, यहाँ के जो जंगल है, अब तो हालांकि वन माफियाओं द्वारा या यूं कहें कि वन विभाग की उदासीनता से कोई ध्यान नहीं दिया गया, उतने घने जंगल नहीं है, लेकिन यहाँ के जंगल यहाँ के सहरिया आदिवासी परिवारों के लिए एक समय अमृत देने का काम करते थे, या यूं कहें कि उनका भरण पोषण इसी वनोपज पर निर्भर करता था। यहाँ पे कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं असाध्य रोगों की, यहाँ पे शोध हुए हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि ये ऋषियों और मुनियों की कर्मस्थली भी रही है। तो यहाँ से कई ऐसी जड़ी बूटियां जो हिमालय पर्वत पे या द्रोणागिरी पर्वत पे मिलती थी, तो उनमें से कई ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। अब जो जानकार हैं उनके, तो वो अपना खोज के ले जाते हैं। अब जानकारी के अभाव में, या यूं कहें कि वो ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वो संरक्षण नहीं हो पाया, तो उसमें अब वो पहले जैसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, इसको अगर उद्योग धंधे के रूप में अगर इसको डेवलप किया जाए, यदि मन बना ले, तो निश्चित है कि यहाँ जड़ी बूटी के क्षेत्र मदनपुर के बारे में पत्रकार सुल्तान जी बता ही रहे थे, सर ने कुछ अपनी वाली डिटेल में बताई है, कुछ हम भी आपको बताना चाहेंगे जो अभी सारे लोगों ने हमें बताया है। राजनीतिक महत्व कितना बड़ा रहा है मदनपुर का। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, यहाँ उमा भारती जी आती रहती हैं, यहाँ काशीराम जी आए हैं, यहाँ मायावती जी आई हैं। तो आप समझिए मदनपुर का वेटेज क्या है। मदनपुर के वेटेज के हिसाब से मदनपुर की चर्चा नहीं होती। सुल्तान जी क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कई ऐतिहासिक धरोहरें तो हैं, या हम यहाँ आलाउदल की बैठक में जो अब अवशेष ही बचे हैं। जब वो एक कहावत है, आपने सुना होगा, शेर है कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। तो ये देख रहे हैं आप कि क्या उसका कला का, वास्तुकला का नमूना है। तो ये इसके अलावा यहाँ पे जैन धर्म के दूर दूर से श्रद्धालु भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मदनपुर में एक बहुत बड़ा जैन मंदिर भी है, प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है। तो जैन समुदाय में भी ये ऑल इंडिया के कोने कोने में फेमस एक नाम है मदनपुर का। यहाँ आते हैं, हम लोग देखे हैं बहुत दूर दूर से। जब मैं इंदौर में शिक्षा अध्ययन कर रहा था तो वहाँ भी बताया था सौरभ भाई कि आपके यहाँ जाना है, मदनपुर में एक बहुत ही शानदार मंदिर है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हम उनकी उपयोगिता और महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। इनको सहेज के रखने की जरूरत है और इस पर उचित इनको संरक्षण और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आज हम लोगों ने प्रयास किया आपके माध्यम से, सर के माध्यम से, कहीं ना कहीं मदनपुर की चर्चा करना जरूरी है। बिल्कुल, जब चर्चा होगी जब कुछ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका वास्तविकता में इतिहास में एक महत्व है, एक नाम है मदनपुर। और वो इतिहास को हम भूलते जा रहे हैं, चाहे इतनी बड़ी बड़ी धरोहर हो। हमने भी दो यहाँ पर, आपने जैसे बताया कि एक कौन से दीवान जी हैं, उनकी एक हवेली शुरुआत है, ये कहीं थाने के बगल में एक हवेली है। बिल्कुल जी, हवेली आज की नहीं है, ये काफी लंबे समय की हवेली है, बहुत पुरानी। और ललितपुर में ऐसी हवेली हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक समय था जब इनका ललितपुर जिले में बहुत बड़ा वेटेज हुआ। पहले ये सुजान सिंह बुंदेला परिवार की बात करो जो अभी के हैं, हाँ, ये लोग काफी पुराने महसूस हो रहे हैं। कुल मिला के ये भी बताते हैं कि एक
प्रतिस्पर्धा चलती थी, एक होड़ चलती थी। जैसे कि बुंदेला बंधु का एक साम्राज्य काला पहाड़ साइड उन्होंने फैला लिया था कि एक अपना उसको चाहे फार्म हाउस कहें या उनकी अन्य गतिविधियों का केंद्र कहें। तो उसी तरह से यहाँ पे मदनपुर वालों ने भी अपना ये एक किला तैयार किया था कि ये भी एक पूर्णतः सुरक्षित, पूर्णतः मतलब एक ऐशगाह भी कहें उसको, एक तरह से मल्टीपर्पज। तो ये एक था जनपद के दूसरे क्षेत्र में दहशत तो नहीं कहेंगे, उस समय की राजनीति, राजा रजवाड़े की जिंदगी भी तो थी, उस समय की जिंदगी अलग थी। यहाँ ये लोधी बाहुल्य क्षेत्र रहा है और पहले एक, अब तो हालांकि वो चीजें नहीं है, समय के साथ साथ ये प्रथाएं दूर हुई हैं। पहले की एक बात है, अगर उसको जातिगत तौर पे ना देखा जाए, जो ठाकुरों से, जो कि एक सामंतशाही व्यवस्था के खिलाफ जो आवाज उठाता था, जो उनसे टक्कर लेने का, लोहा लेने का मादा रखता था, तो वो ऑटोमेटिक उस समुदाय का नेता बन जाता था। तो यही हुआ है। फिर बाद में वो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी रही, कई बार आमने सामने की भिड़ंत भी हो गई। आप उनके क्षेत्र में जाके, वो बुंदेली में कहते कि नेके चलना, और बुंदेला बंधु जब यहाँ आते थे तो वो भी महेंद्र सिंह की वजह से नेके चलते थे। तो ये एक रहा है उस समय के। सूर्यकांत जी ने मदनपुर के बारे में बताया है, हम तो पहली बार आए हैं लेकिन बहुत अच्छा लगा, नया एरिया है, नई चीजें हैं। ललितपुर के तमाम पत्रकारों को यहाँ पर आना चाहिए, उन ब्लॉगरों को यहाँ पर आना चाहिए जो टूरिज्म को लेके ब्लॉग बनाते हैं। वास्तविकता में बहुत कुछ है मदनपुर में, समय बिताइए, आइए और मदनपुर के ऐतिहासिक धरोहर को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सौरभ जी। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।